लोकाविरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं यतेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो पुनः आप सबको मेरा प्रणाम और सबका स्वागत। तो आज जैसे आपको ज्ञात है, हम इस ओम आकृति विधा थोड़ी चर्चा करेंगे। एक बार हम इस मंच पर चर्चा कर चुके हैं। आप पता नहीं अपने समय कितने थे, मित्र थे नहीं थे, मुझे ध्यान नहीं। तो इस विषय पर कई मित्रों से बात हुई और काफी रुचि जागृत हुई है। तो कई मित्र बड़ी अच्छी कविताएं लिख रही हैं, लिख रहे हैं, तो लगा कि इसको काम को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए। तो कुछ मित्रों से बात करके फिर एक समिति का गठन हुआ है, जिसको नाम रखा है हमने ओम आकृति विकास समिति। ऐसा कुछ रखा है कि हम मिलकर सब लोग इसको आगे बढ़ाएं और लोगों तक पहुंचाएं और इसमें नई नई रचनाओं की जागृति और एक हिंदी साहित्य को एक नई गति मिले, एक नई विधा का इसमें हो। तो ये इसके पीछे भाव है। तो पिछले सप्ताह, पिछले रविवार को एग्जैक्टली एक वीक पहले पितृ दिवस था, तो उसके संदर्भ में पिछले शनिवार को हमने ही इसी पटल पर, इसी मंच पर पितृ दिवस पर महाराज दशरथ के पुत्र प्रेम पर बात की थी। तो आपने जो भी आए हो आपने सुना होगा, और उसकी अब यूट्यूब पे तैयार है। और अगर आप ना आए हो अपनी व्यस्तता की वजह से या किसी कारण से, तो मेरा आपसे अनुरोध है, मेरा कुछ व्यक्तिगत सेल्फिश वेस्टेड इंटरेस्ट भी है कि आप सुने और अपनी प्रतिक्रिया मुझे तक भेजें, ताकि मुझे उसे लाभ मिल सके। तो उसी पितृ दिवस को कंटिन्यूएशन हमने सोचा कि जो इस समिति के जो सदस्य हैं उन सबसे रिक्वेस्ट की कि आप सब इस विधा पर, ओम विधा और ओम आकृति विधा, पहले तो हमें काफी समय लगाया, सबसे आपसे सबसे चर्चा हुई, कई बार मैंने व्हाट्सएप मैसेज भी डाला था, तो काफी सोच विचार के सबकी सम्मति से इस विधा का नाम रखा गया ओम आकृति विधा। हालांकि मैं गणित शब्द इसमें डालना चाहता था, ओम गणित विधा, क्योंकि इसमें गणित का काफी इन्वॉल्वमेंट है, जैसे मैं आज समय मिलेगा तो बताऊंगा। पर तो पता नहीं, हम लोग जो भारत में बड़े होते हैं ना बचपन से, तो कुछ इस तरह से एक मानसिकता डाल दी जाती है मन में कि गणित और साहित्य दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। अगर आप गणित आपको अच्छा लगता है तो साहित्य आपको अच्छा नहीं लगना चाहिए, और साहित्य आपको अच्छा लगता है तो गणित कैसे आपको समझ में आए। जो साहित्यकार है वो गणित में बिल्कुल बेवकूफ होते हैं, और जो जो गणितज्ञ हैं वो तो साहित्य को लेना देना नहीं है। पर ऐसा नहीं है, मैं मानता हूँ कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और एक अच्छा गणितज्ञ भी हो सकता है और अच्छा साहित्यकार भी। इन दोनों कोई विरोधाभास नहीं है। हमारी सारी छंद रचनाएं तो गणित पर आधारित है। अगले रविवार से हम लोग छंद रचना पर क्लास शुरू कर रहे हैं। लखनऊ में है आचार्य ओम नीरव जी, वो विभिन्न छंदों पर बात करेंगे। पूरा कोर्स है, दिसंबर तक चलेगा। तो अगर आप हिंदी छंद के बारे में विस्तार से ज्ञान प्राप्त करना चाहें तो मेरा अनुरोध है उस क्लास में जरूर जुड़ें, क्योंकि वो बड़े जाने माने विद्वान हैं। उनकी पुस्तक है छंद विज्ञान ऐसे कुछ नाम,
मेरे पास भी पुस्तक कॉपी मैंने 3-4 पहले मंगवाई थी, तो ऐसी पुस्तक मैंने तो देखी नहीं जो छंद विज्ञान पे इतनी इतने विस्तार से। तो चलो अपने अपना अलग विषय था। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका आरंभ कैसे हुआ, इसकी मैं थोड़ा, तो आज का कार्यक्रम इस तरह से रहेगा कि पिछले अगले अगले 10-12 मिनट में इस संरचना पर बिल्कुल संक्षेप में बात करूंगा। उसके बाद मैं अपने मित्रों को आमंत्रित करूंगा, वो अपनी अपनी रचना सुनाएंगे और उस बारे में बात भी करेंगे। और फिर आपके जो भी सुझाव हो, आपके विचार हो, आपकी प्रतिक्रिया हो, उस पर भी आप बात करेंगे, कोई आपके सजेशंस हो। तो इसका आरंभ एक अनायास कोई देवी प्रेरणा होती है ना, इस तरह से होती है। आपको सबको पता है, हम सवा 2 साल से अप्रैल 2020 से इस मंच पर मिल रहे हैं। तो आपको पता है कि मेरा कोई हिंदी का साहित्य का बैकग्राउंड नहीं है। मैंने तो गणित में बीएससी किया था, गणित में एमएससी किया, तो गणित में पीएचडी के इरादे से अमेरिका आया था, पर वो संयोग से गणित में तो नहीं हो पाया। पर मैंने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में पीएचडी किया, वो भी वो मेरा सारा काम करीब करीब गणित पे ही है, नाम भले इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो। तो साहित्य से या हिंदी से मेरा कोई ऐसा कोई बहुत लगाव नहीं रहा, ना तो कोई मैंने कोई कविता लिखी कभी, ना कोई निबंध लिखा, ना कोई गद्य लिखा, ना पुस्तक प्रकाशन के बाद बहुत दूसरे छोड़। पर आप सबके साथ रह रहकर मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, और मुझे इस बात का गर्व है कि आपका सहयोग मिल रहा है, साथ मिल रहा है। और सत्संग सत्संग की बड़ी महिमा है। रामायण हम पढ़ते हैं तो सत ज्ञानी विद्वानों का संग मिल रहा है, तो उससे मैं भी थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ। और फिर करते अभ्यास के वो एक बहुत पुरानी तो पंक्तियां हैं, वो आप सबको परिचित हैं। तो पिछले वर्ष जब ये मंच आरंभ हुआ था, तो हमने एक राम काव्य पीयूष पुस्तक की रचना की थी, जिसमें आप सबकी कविताएं भगवान राम पर और राम के समय पे जो उनकी लीला है और अन्य पात्र हैं उनके ऊपर, और उससे प्रेरित होकर फिर भगवान कृष्ण और कृष्ण लीला पर एक काव्य संकलन किया था, जिसका नाम था कृष्ण काव्य पीयूष। तो आपके साथ रह रहकर थोड़ा बहुत मैं भी तुकबंदी और कविता करने लग गया। तो उस समय मैंने एक कविता, तो हमारा जो प्रोसेस है आपको पता ही है, अभी राम काव्य पीयूष हो गया, कृष्ण काव्य पीयूष हो गया, राम हाइकू पीयूष हो गया, जिसकी सबकी हार्ड कॉपी आप सबको मिल चुकी है। मुझे अकेले कोई नहीं मिली, मुझे भेजी ही नहीं है मेरे भाई ने, आप सबको बोले मैं तो आपको भेजी नहीं, तो खुद मैं अमेरिका आ रहे हैं अगले सप्ताह, मैं खुद लेके आऊंगा। चलिए बढ़िया है। तो 3 काव्य संकलन प्रकाशित हो चुके हैं, और चौथा अभी भारत काव्य पीयूष बिल्कुल प्रकाशन की तैयारी में, उसका फाइनल स्टेज पे। तो चारों काव्य पीयूष में एक प्रोसेस है कि जो भी कविता आती है प्रकाशन हेतु, उन्हें मैं 2 संपादक मंडल के 2, कम से कम 2, कई बार 3 सदस्यों को भेजना रिव्यू के लिए, और अगर उनकी सम्मति होती है तब भी वो कविता एक्सेप्ट की जाती है प्रकाशन के लिए। और ये प्रोसेस हम कहते हैं हमारे रिसर्च एरिया में ब्लाइंड रिव्यू प्रोसेस। ब्लाइंड रिव्यू का मतलब है कि उनको आपकी आइडेंटिटी का पता नहीं होता कि कविता किसकी है, तो उस पर अगर आपका नाम लिखा है तो वो नाम निकाल के मैं इनको भेजता हूँ। तो जो संपादक मंडल के सदस्य हैं, जब वो कविता पर कोई निर्णय मुझे बताते हैं अपना कि इसको लिया जाए ना लिया जाए, तो उनको कोई पता नहीं कि कविता किसने लिखी है। वो बहुत संभव है ये कविता उनके बहुत कोई घनिष्ठ मित्र ने भी लिखी हो, तो बाद में जब पता लगता है तो उनको कुछ आश्चर्य होता होगा, अरे इनकी कविता थी। अच्छा। तो मैंने भी एक ऐसी कविता लिखी, और मैं अपनी कविता भी इसी तरह रिव्यू करवाता हूँ। कभी भारत काव्य पीयूष के लिए मैंने को 10-12 कविता रखी है, सबकी सब इन्होंने रिजेक्ट कर दी, तो अब एक भी नहीं आएगी। तो अब आरती हंस रही है, इन्होंने मेरी सारी कविता रिजेक्ट कर दी है। तो अब इनको बदला लूंगा, दुबई आऊंगा, इनसे खाना वाना खाऊंगा इनके साथ 10-15 दिन बैठ के, तो फिर कभी रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो ये एक प्रोसेस है, बिल्कुल एकदम फेयर प्रोसेस है, किसी को पता नहीं। मेरी जब कविता रिजेक्ट हो जाती है तो मुझे रोना तो आता है, पर क्या करें, तो प्रोसेस है, उसको सम्मान तो करना ही। तो तब ये कविता लिखी थी भगवान कृष्ण पर, और वो मैंने रिव्यू के लिए भेजी थी। तो मैं उससे शुरू करता हूँ। देखो आज राम जी सारा दिन तो काम बड़े है, कंप्यूटर भी नया है, कमरा भी नया है।
और कंप्यूटर को थोड़ा सा स्लो भी है। तो पूछते थे कृष्ण कहा पीयूष आप इलेक्ट्रॉनिक कॉपी तो हम सबको भेज चुके थे, और अगर आपके पास ना हो तो हमें व्हाट्सएप द्वारा या ईमेल द्वारा बताएं, हम विल सेंड इट टू इलेक्ट्रॉनिक कॉपी। कोई कॉस्ट नहीं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉपी। और अगर प्रिंटेड चाहिए तो कुछ नॉमिनल कॉस्ट है, मुझे ध्यान नहीं कितना है वो, जो छपाई पे कॉपी भी कितनी है भी कि नहीं मुझे भी ये भी नहीं पता, तो मेरे भाई को पता होगा, मुझको पता होगा, तो वी कैन सेंड इट प्रिंटेड कॉपी। तो एक कृष्ण का पीयूष का है पहला पृष्ठ कवर पेज है, और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ये वो कविता, तो ये उस समय है, पता नहीं कैसे मैंने किस भाव से ये कविता लिखी थी। भगवान कृष्ण की स्तुति में है, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण मुरारी राधा प्यारे सबसे न्यारे, हे कृष्ण मुरारी राधा प्यारे सबसे न्यारे जग रखवारे, हे कृष्ण मुरारी राधा प्यारे सबसे न्यारे जग रखवारे। जग में है क्रंदन हे वसुदेव नंदन, जग में है क्रंदन हे वसुदेव नंदन। ये देखिए तब उस समय 1 साल पहले की बात है, कोरोना काफी जोरों पर था उस समय, तो सारा वातावरण बड़ा सारे विश्व में दुखी था। जग में है क्रंदन हे वसुदेव नंदन, प्रभु बिसराया तुमने, प्रभु बिसराया तुमने, कृपा करो देव के नंदन, कृपा करो देव के नंदन। भगवान हम तेरे राया, भगवान हम तेरे राया निष्ठुर तेरी है माया, भगवान हम तेरी राया निष्ठुर तेरी है माया, दुर्बल मेरी है काया मैं शरण में आया। भगवान हम तेरी राया निष्ठुर तेरी है माया, दुर्बल मेरी है काया मैं शरण में आया। राधे प्रीतम पीड़ा में हम, राधे प्रीतम पीड़ा में हम, भगवान प्रणम नम ओ, राधे प्रीतम पीड़ा में हम, भगवान प्रणम नम। तो ये उस समय कविता लिखी, और मैंने एज यूजुअल और भी 2-3 कविताएं लिखी एज यूजुअल, जो समय संपादक मंडल के उनको भेज दी। तो उनमें से एक संपादक ने रिव्यू करने के बाद, उनको पता नहीं था कि वो मेरी कविता है, जैसे बाकी मेरे साथ सब रिव्यू के प्रोसेस होगा, तो उनका रिव्यू जो किया सो किया, तो रिव्यू के साथ में उन्होंने ये कमेंट भेजे। अभी आप स्वयं पढ़ सकते हैं इस कमेंट को। अब ना यहाँ नाम है तो नाम तो अब तक जाहिर है, इसमें तो कुछ पूरा छोटा कंप्यूटर तो स्क्रीन भी छोटा है इसका। तो उन्होंने लिखा, ये कविता अपने आप में अद्भुत है, इससे मेरा मन आकृति कविता को कहने को जा रहा है। यह जिस प्रकार एक वर्ण से होकर एक एक पायदान बढ़कर 10 वर्णों तक जाकर फिर एक वर्ण तक जा पहुंचती है। तो एक वर्ण से स्टार्ट होती है, फिर 2 वर्ण, 3 वर्ण, फिर 10 वर्ण, और फिर 10 पे जाकर फिर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। उससे न केवल एक आकृति बनती है, वर्ण एक नया अर्थ, नया आयाम भी दिखाई देता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे ब्रह्म के एकल रूप को दर्शाती हुई दशावतार तक ले जाती है, और फिर ओम के द्वारा उससे एक ओमकार ब्रह्म हो जाती है। और ये कमेंट था विनीता मिश्रा जी का, जो कृष्णराव पीयूष की उस समय की एक संपादिका थी, और भी कई संपादक आज की सभा में उपस्थित है। तो जब ये इस तरह का कमेंट आया और बाकी लोगों ने रिव्यू सब किया, उनका रिव्यू आ गया, तो सबका रिकमेंडेशन है इसको क्योंकि प्रभु की स्तुति थी, तो मैंने इसको कवर पेज पे डाल दिया। तो उससे प्रेरणा मिली कि इस तरह की कविताओं का एक विधायक की शायद आवश्यकता है। तो इसमें जो आप देख रहे हैं कि अभी बहुत विस्तार से बात करेंगे, तो पहली पंक्ति है उसमें एक वर्ण है, दूसरी में 2 पंक्तियां कृष्ण, तो जो आधा वर्ण है उसकी गिनती हम नहीं करते। तो जैसे हाइकू में हम करते हैं, हाइकू में आधा अक्षर होता है, उसे नहीं करना चाहता। इसी तरह यहाँ कृष्ण में
तो आधे आधे र और श है, उनको नहीं गन रहे। कृष्ण, मुरारी 3, राधा प्यारे 4, सबसे न्यारे 5, जग रखवारे 6, जगमय क्रंदन 7, वसुदेव नंदन 8, प्रभु बिसराया तुमने 9, कृपा करो देव के नंदन 10, फिर भगवान हम तेरी राय 10। तो 10-10 2 बार, फिर निष्ठुर तेरी माया 9, और इस तरह चलते चलते 2 और 1। तो ये इसका बैकग्राउंड है। अब इस अक्षर को अभी मैं इसमें बंद कर देता हूँ। तो ऐसा तब कई मित्रों से बात हुई कि हाँ इससे बहुत है, तो इसको पढ़ने से एक अच्छी तरह एक बड़ा अच्छा भाव अंदर जागृत होता है प्रभु स्तुति के लिए इस तरह की कविता की रचना से। मुझे तो लिखकर बड़ा आनंद आया, और बाकी और संपादकों को पसंद आया तो इसको प्रकाशन में डाल दिया, और नहीं होती प्रकाशित तब भी कोई बात नहीं थी। मुझे खुद को आनंद है, मुझे तो बस रचना करने में आनंद आता है, बाद में कोई पढ़े ना पढ़े तो कोई बड़ी बात नहीं। अब हमारे इस उम्र में पहुंच गए, अब तो जो सेल्फ इंजॉयमेंट में आनंद है उसको, उसकी कोई निजानंद, जो निजानंद की मस्ती है वो कोई मस्ती नहीं है। पर इतने सारे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, तो ये बात गई हो गई, थोड़ा बहुत कभी कुछ नहीं लिखा बात गए। फिर बाद में जब हाइकू पर हमने जब काम शुरू किया, और हम तो वो हर चीज को राम में दिखाई देते हैं, पता नहीं कितना भी कोशिश कर लो कि हाइकू तो ठीक है, पर हम राम हाइकू होना करें। हालांकि इस पर बड़ा विद्वानों की बात करता हूँ, जो हाइकू में उन्होंने बहुत लिखा है और बड़े बड़े विद्वान हैं, उन्होंने इस पर यह तो नहीं हमारी आपत्ति बताई, पर उनका बड़ा कंसर्न था कि राम हाइकू ये क्या, कैसे संभव है, राम पर क्या हाइकू लिखोगे। फिर आप सब लोगों ने इतने बढ़िया बढ़िया हाइकू लिखे कि उसकी कितनी बढ़िया पुस्तक बन गई, और सबको बड़ा आनंद आ रहा है। तो उनको अपनी सोच बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। इवन जैसे एक हाइकू के बारे में सबसे कई गुण है उसके, एक गुण ये है कि भाई अपना आप में एक कविता है, तो वो तो है ही, हाइकू अपना में कविता है, पर कोई जरूरी नहीं है कि हाइकू अपना में कविता हो तो अच्छी बात है, पर हो ही ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चाहे हाइकू हो, चाहे दोहा हो, चाहे निबंध हो, चाहे, अब मैं साहित्य का विद्यार्थी नहीं हूँ तो छोटे मुँह बड़ी बात समझ लीजिए, एक कॉमन मैन की तरह बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो भी विधाएं या लिखने के तरीके हैं, एक अपने विचार प्रकट करने के साधन है, राइट। कोई टैक्सी में जाता है, कोई ट्रेन में जाता है, कोई हवाई जहाज में जाता है, कोई पैदल जाता है, कोई ऑटो रिक्शा में जाता है, सब साधन है। ये जरूरी नहीं कि कभी अपने ऑटो रिक्शा बनाया तो 2 आदमी के लिए बनाया तो उसमें 1 आदमी नहीं जा सकता, एक भी जा सकता है। कार 4 आदमी के लिए बनी है, तो जरूरी नहीं है कि 4 ही जाए तभी कार चलेगी, एक भी जा सकता है। तो इसी तरह अगर हाइकू अपने आप में एक पूरी कविता तो है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, पर अगर 4 हाइकू से एक बहुत अच्छा भाव प्रकट हो सकता है तो उसमें क्या बुराई है। और ये बात जो हाइकू के बड़े बड़े विद्वानों ने हमारे राम हाइकू पीयूष होने के बाद में इस बात को माना है। और आप देखेंगे जो हमारे राम हाइकू पीयूष में जो कमेंट्रीज हैं 2 विद्वानों की, उसमें आपको दिखाई देंगे। तो इसी तरह ये सोचा कि अब राम हाइकू में क्या है कि भाई वो भी वर्ण पर आधारित एक विधा है। अब वो छंद है कि नहीं, इस पर बड़ा वाद विवाद है विद्वानों में, तो मैं उस वाद विवाद में नहीं जाता। तो एक तरह से अपना विचार प्रकट करने का तरीका है, राइट। तो एक तरह प्रकट करने का तरीका है, तो ये भी एक अपना विचार अभिव्यक्ति प्रकट करने का तरीका है। अगर इसमें आनंद आता है लोगों को तो प्रकट करिए, नहीं आनंद आता है तो फिर अपने आप वो समाप्त हो जाएगा। ये तो सीधी सादी बात है, प्रकट करने का तरीका है। तो चूंकि राम हाइकू पीयूष में हम सब लोग इतने व्यस्त रहे, क्योंकि ये जो ओम आकृति विधा पीछे रह गई। हालांकि उसका एक छोटा सा ग्रुप बनाया था, कई लोग लिख रहे थे, पर मैं देख रहा था लगातार लोग लिखे जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि अब या तो इसको हम बंद करें या अब इसको आगे बढ़ाएं, ऐसे बीच में नहीं छोड़ सकते, दैट विल बी कंसीडर्ड इररिस्पांसिबल। तो जो लिख रहे थे उनसे मैंने बात की, तो सबने बड़ा उत्साह बनाया है, तो आप सबकी सम्मति हो, वो 2-3 महीने से मीटिंग की, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये ओम आकृति विधा विकास समिति की रचना हुई, जिसके सदस्य हैं, मैं नाम बता दूं उनके, चूंकि लखनऊ तो साहित्य की नगरी है, तो ज़्यादातर से कई सदस्य लखनऊ से हैं। तो लखनऊ से आभा खरे जी हैं, अलका प्रमोद जी हैं, और आरती, ये दोनों लखनऊ से हैं, दोनों यहाँ प्रस्तुत हैं। आरती लोकेश जी दुबई से हैं, कामेश्वरी जी हैदराबाद से हैं,
मधु कोयल लखनऊ से हैं, पर चूंकि आज एक कोई किसी घर का कोई उत्सव है उसमें, इसकी वजह से नहीं आ पाई। उन्होंने एक कविता भेजी है जो आरती जी पढ़ के सुनाएंगे। ममता उपाध्याय वाराणसी से हैं, शैल अग्रवाल जी यूके से हैं, बर्मिंघम यूके से, सुषमा नेयर ये भी लखनऊ से हैं, वीणा पाठक हैदराबाद से हैं राइट, और विनीता मिश्रा जी लखनऊ से हैं, और हरिहर झा जी ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी, वीणा पाठक में इंदौर से हूँ, इंदौर मध्य इंदौर प्रदेश। से, मुझे लग रहा था कुछ गलती कर रहा हूँ, इंदौर से। और हरिहर झा जी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया में तो इससे मेरा आपके अब 2 बंदे आए तो अटेंड कर नहीं कर पाए। तो इन सब मतलब से 2-3 बार मीटिंग हुई और बड़ा उत्साह है, तो उसका ही कारण, उस वजह से आज हम यहाँ मिल। तो भाई साहब हम भी तो मेंबर बनेंगे? नहीं, ये तो एक विकास की एक ये तो इनिशियली एक कमेटी बनाई, कमेटी कह लो, समिति कह लो, जो भी सही सब, तो इसको विकास जो लगातार इसमें लिख रहे थे ना इस विधा पर, उनसे बात की, तो ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इसमें परिवर्तन तो जीवन तो परिवर्तनशील है, नए लोग जुड़ेंगे, कुछ लोग छोड़ जाएंगे, तो ये जीवन तो ऐसे चलता रहता है। तो we'll add more people and some people will leave, जिनके पास समय नहीं होगा या रुचि नहीं रहे, तो जीवन तो गतिशील है। तो हमने बहुत सारी लिख के रखी है, पर हमें मालूम ही नहीं था कि भेजनी है। हाँ नहीं भेजने की बात ही नहीं है, तो वो तो एक ग्रुप बना है ना इसका, ओम क्या नाम है, ओम विधा कार्यशाला है, प्रयोगशाला से ग्रुप बना है, तो इस बारे में और विस्तार से हम बात करेंगे। तो ये इसका थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड आपको दे दिया, और इसके फिर रूल्स नियम उन सब पे अभी सारी बहुत विस्तार से चर्चा नहीं करा, बहुत बोरिंग हो जाएगा, और मैं अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं बात करूंगा। एक तो मुझे मैसेज मिले थे, और एक मीटिंग में बात आई थी कि कोई एक पिरामिड बिठा है, तो ये पिरामिड बिठाई है। पिरामिड और इसमें बहुत फर्क है। एक तो पिरामिड, और जो वहाँ पे मैंने बताया था, मैं आज थोड़ा स्पष्ट कर दूं, ज्यादा इसे विस्तार से डिबेट नहीं करना चाहता मैं। ये पिरामिड, मैं क्षमा चाहता हूँ शब्द गलत है। पिरामिड एक 3 डायमेंशनल फिगर है। पिरामिड होता है कि जिसकी लंबाई हो, चौड़ाई हो, और मोटाई हो या ऊंचाई। कविता की कोई 3 डायमेंशनल फिगर नहीं है, कविता 2 डायमेंशनल फिगर है, एक लंबाई और चौड़ाई है। आप कह सकते हैं कि कविता इतने लाइन लंबी है या इतनी चौड़ी है, पर उसकी इतनी मोटी है कविता नहीं है। तो पिरामिड है 3 डायमेंशनल फिगर है, वो एक ज्योमेट्रिकल फिगर है। पिरामिड एक अंग्रेजी शब्द है, और पिरामिड एक सतह से शुरू होता है और ऊपर एक चोटी पे जाके खत्म हो जाता है, वो फिर सतह से नीचे नहीं जाता है, तो ये पिरामिड नहीं है। तो इसको पिरामिड कहना, ये बिल्कुल ही, पिरामिड एक मैथमेटिकल वर्ड है। मैंने आपको बताया तो मेरी सारी एजुकेशन मैथमेटिक्स में, तो कम से कम इस विषय में तो मैं जरा थोड़ा सा कॉलर ऊपर कर सकता हूँ, बाकी भले ही कुछ हो अच्छा ना हो। तो इसी विधा के लिए ये विधा पिरामिड शब्द का उपयोग, और पिरामिड के जो लक्षण है बिल्कुल अलग लक्षण। चलो उसको वहीं छोड़ देते हैं। तो आप मैं ऐसा करते हैं, अब इसके बाद में ऑलरेडी 20-25 मिनट हो चुके हैं, तो मैं जो भी मेरे समिति के मित्र हैं, इसके बाद में हम लोग अलग मीटिंग रखे जहाँ सब लोग इस विधा पर कविता भी पढ़ सकेंगे। वो सारा फ्यूचर प्लान भी मैं आपको बाद में। तो आज चूंकि हम सिर्फ अभी भी हमारा फोकस दिवस है, तो अपने पिता को स्मरण करते हुए, परम पिता को स्मरण करते हुए हम विधा पर कविता सुनते हैं, और आगे जैसे समय आएगा, आई थिंक द नेक्स्ट इवेंट वी विल प्लान ऑन। हाँ, जहाँ आप निर्मला जी आपका जरा म्यूट कर लें प्लीज। 19 अगस्त को जन्माष्टमी है, तो 20 अगस्त को शनिवार को हम, मेरा अभी टेंटेटिव प्लान है कि उस दिन भगवान कृष्ण पर एक काव्य गोष्ठी रखेंगे, ओम आकृति विधान। तो उसके बारे में हम लोग आपको सूचित करेंगे। आई थिंक 3 हाथ अपने उनको, अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आप पूछ लीजिए। तो फिर चलिए सूरज जी, आपका नाम मैं देख रहा हूँ, आपका क्या प्रश्न है? हाँ जी, ओम जी, एक छोटा सा सवाल है। आपकी जो कविता है ओम, उसमें एक शब्द है भगवान हम तेरी राया, इसका अर्थ मैं समझ न पाया। मतलब आपकी प्रजा है, आप राजा हो, हम आपकी प्रजा हैं। अच्छा, बिल्कुल सिंपल। थैंक यू। आपका कोई प्रश्न है? सीमा जी,
तो इनका हाथ, हाउ डू वी ब्रिंग दैट, लोअर हैंड होगा। अच्छा, ये रेडमी 7A में नाम नहीं पढ़ पा रहा, आपका कोई प्रश्न है या कोई कमेंट? रेडमी 7A उनका भी नहीं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब मित्रों से इस विधा पर एक कविता सुनते हैं। मेरे ख्याल से शायद इतना ही समझ रहे। मैंने कहा था कि दूसरी तैयार रखिएगा, पर अगर समय होगा तो पढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आभा जी को आमंत्रित करता हूँ मैं, और इनसे आज पितृ दिवस पर आप अनम्यूट करिएगा, अनम्यूट करिएगा। सभी को मेरा नमस्ते। आज बड़ी हड़बड़ी हो गई, ज्वाइन ही नहीं कर पा रहे थे, कुछ लिंक में गड़बड़ हो रहा था। फिर अब डायरेक्ट जूम से आए हैं आईडी डाल करके, उसी में समय चला गया, हड़बड़ाहट सी थोड़ी सी हो गई है। लेकिन अब कविता जो ये मैंने लिखी है, इसमें वर्ण आकृति विधा में पिता पर, तो हमेशा से मेरा विश्वास ये रहा है कि पिता हमारे बहुत कम बोलते थे, मतलब स्ट्रिक्ट रहे हैं हम लोगों के साथ में, लेकिन वो हमेशा साथ में खड़े भी रहे। कभी भी कोई दिक्कत आई है, कभी हमेशा मतलब सही रास्ता दिखाया है। लेकिन बहुत ज्यादा वो नहीं था कि हम लोग उनसे बहुत ज्यादा खुले हों, बहुत ज्यादा बात करते हों, लेकिन एक रिस्पेक्ट सी बनी हुई थी। और बस लेकिन वो हमेशा मेरे साथ रहे। कभी भी तकलीफ आई है कुछ भी, उन्होंने 1 या 2 लाइन में ही अपनी बात कही, लेकिन वो बिल्कुल जैसे रामबाण जैसी होती थी, बस उसी, और चुटकियों में मतलब राहत मिल जाए, इस तरीके की वो बात कहते थे। इसी को हमने अपनी कविता में ढाला है। पिता, वे एक आस है मेरे पिता तो विश्वास है, वे एक आस है मेरे पिता तो विश्वास है। बाहर से सख्त भीतर से है नर, दौर आया कठिन धैर्य कभी ना हारे हैं जो। संबल हमारे जीवन के बनकर हौसलों की दीवार, संबल हमारे जीवन के बनकर हौसलों की दीवार, वे खड़े रहे सदा हमारे साथ। कर्म पथ पर जब हमारे निराशा रखे अपने पांव, कर्म पथ पर जब हमारे निराशा रखे अपने पांव, सही राह दिखाने तब सीख पिता की बनती सब्र और हिम्मत। उम्मीद से भरे रहे सदा जो, बारंबार नमन पिता को, बारंबार नमन पिता को। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। थैंक यू भाई जी। तो आप देखिए इसका स्ट्रक्चर कविता का, तो उसी तरह से इन्होंने भी एक वर्ण से शुरू की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 4 3 7 8 और 11 तक है क्या हवा जी? जी जी 11, 11 नहीं 12 है। 12 3 4 12 5 7 8 9 10 11 12। 12 तो इसमें तो एक जैसे जैसे नई कविताएं पढ़ते रहेंगे मेरे मित्र, मैं थोड़ा सा बात करते रहेंगे कि इसमें इस विधा में ये कोई आवश्यकता नहीं है कि हम 1 से 10 तक ही जाएं। आप 1 से 12 तक चले जाइए, 11 तक चले जाइए, 9 तक चले जाइए और वहां से वापस लौट आइए। तो आप जैसे 12 तक गए, 12वां कौन सी पंक्ति आपकी? ये देख रहे, ये वाली? जी जी। और उसके बाद में 11 फिर तो 12 तक गई। हाँ, ये 12 तक गई हवा जी, और 12 का बाद में फिर 11। तो 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 और उसके बाद में फिर उन्होंने 12 को रिपीट नहीं किया, फिर 11 10 9 8 7 6 5। तो इसी तरह से ये विधा इस प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी एक कवि को देता है। स्ट्रक्चर वही बना रहता है, स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं, ढांचा वही है, पर
एक फ्लेक्सिबिलिटी है, एकदम कंपार्टमेंटलाइज नहीं कि आपको 10 तक ही जाना है। अब इसको हम इसको अगर हम इस तरफ पे रखें, इसका थोड़ा सा, क्योंकि मैंने ये इसका फॉन्ट बड़ा कर दिया है, इसलिए अब ये छोटे कंप्यूटर अनफॉर्चुनेटली बहुत दिखने रहा पड़ा। ये सारी कविता आप एक साथ देखिए एक पेज पे, और थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। अब ये इसका स्वरूप बन गया है, ये ऊपर से नीचे यहाँ तक, और फिर अब इसको आप कोई गणित इसको पिरामिड नहीं है। पिरामिड अगर आप एक बार पिरामिड में माने तो आपको यहाँ पे आके यहाँ से छोड़ देना पड़ेगा। ये एक तरह से पिरामिड है, अगर है तो पिरामिड नहीं है, ये त्रिभुज है जो हम जिसको हम गणित में पढ़ते हैं बचपन से, ये त्रिभुज है, त्रिकोण। ये पिरामिड नहीं है क्योंकि ये 2 डायमेंशनल फिगर है। हाँ, इसके 3 डायमेंशन हो, ये लंबाई हो, फिर कुछ चौड़ाई हो और ऊंचाई हो तो पिरामिड बनता है। तो अगर पिरामिड भी है पर उसको भी एक बार 3 डायमेंशन को छोड़ दें तो यहाँ तक पिरामिड नीचे नहीं जाता है, तो उल्टा करते हैं। अब ये पूरा इसका स्ट्रक्चर। अब इसको हम राइट जस्टिफाई करते हैं तो इसका ये स्ट्रक्चर हो गया। और अगर आप 2-3 कॉलम में डालें तो वो अलग अलग तरीके से आपको दिखाई देंगे। तो इससे थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि हम किस तरह का वेरिएशन, तो इसको थोड़ा सा बस ध्यान में रखें कि क्या संभव है, और मैं थोड़ी विस्तार में चर्चा करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आभा जी। अब आगे बढ़ते हैं और अलका जी से उनकी कविता सुनते हैं आज के पितृ दिवस के अवसर। अलका जी स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। ओम जी नमस्कार आप सभी को। और मैं अब ओम विधा में, ओम आकृति विधा में अपने पिता को समर्पित एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। और इसमें हमने पिता के रूप में प्रभु राम को लिया है और उन प्रभु राम के माध्यम से ये प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि पिता जो है अपने कर्तव्य अंदर से उनमें भी वही भावनाएं होती हैं, लेकिन वो एक माँ के समान अपनी भावनाओं को, अपने प्यार को बच्चों के सामने स्पष्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो कर्तव्यों से बंधे होते हैं। और जैसे कि प्रभु राम जो थे वो राजा थे, तो उनको अपने राजा के कर्तव्य निभाने थे, तो वो चाह कर भी अपने बच्चों के साथ वो स्नेह, वो आनंद नहीं उठा पाए जो एक माँ उठा लेती है। और इसी को लेके मैंने ये कविता लिखी है जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं राम पिता हूँ, लव कुश मेरी संतान, जिनके सामीप्य से हूँ मैं अनजान। मैं अश्वमेध विजेता, लोग कहें जग प्रणेता, पर मन करता चीत्कार, काश कर पाता उनसे प्यार। भोली क्रीड़ाओं पर होता निहाल, लगाता उन्हें गले से अपने, करता पूरे उनके सपने। पर मैं तो पिता हूँ माँ नहीं, मैं तो राजा हूँ प्रजा नहीं। कर्तव्य ही सर्वोपरि, नृप आदर्श यही, बंधा नियमों से विवश हूँ मैं, पिता नहीं राजा हूँ मैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही भावपूर्ण। धन्यवाद। बहुत सुंदर अलका जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर अलका जी, बहुत सुंदर का ये। तो इन्होंने देखिए ना आज जो पिता पर परम पिता भी कितना विवश हो जाता है, उस विचार को ध्यान में रखते हुए इस ओमाकृति विधा में और सर यहाँ पे एक बात और कहना चाहेंगे कि अलका जी की कविता में काव्य तत्व पूरी तरीके से विद्यमान है, पूरी तरीके से काव्य तत्व आया है कि कविता मतलब बहुत अच्छे से इन्होंने पिरोई है, बहुत अच्छी कविता लगी है। धन्यवाद आभा जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई इसमें दो राय है ही नहीं। तो इन्होंने भी देखिए आप कहाँ कितने वर्ण तक गए अलका जी इसमें? 12 तक गए हैं और फिर 12 के बाद 12 को रिपीट नहीं किया है, फिर वापस गया। तो जैसे अभी आभा जी ने सुनाई थी उसी प्रकार से 1 से 2, 3 से फिर 12 जी जी जी, आभा जी की तरह हमारे 9, 8 एक तरह। तो ये आभा जी की भी इस तरह की कविता थी। तो हमें बाकी समय नहीं लग रहा, चलो ये कविता को हम इस फॉर्म में देख लेते हैं। छोटा सा फॉर्म कर देता हूँ यहाँ।
तो हम इस तरह से अगर जब इसको वास्तव में जब हम प्रकाशित करेंगे तो शायद इस तरह से प्रकाशित करेंगे, राइट। तो इसको तो वो इस तरह से दिखाई देंगे। अब आप देखिए इसका स्वरूप, इसको गणित में कहते हैं डायमंड शेप, तो और उसका क्या एक एग्जैक्ट नाम क्या है तो मुझे याद नहीं आ रहा। तो ट्रेपेजॉइड, मुझे ज़्यादातर नाम ये अंग्रेजी में आ जाते हैं क्योंकि बाद में तो कॉलेज में तो अंग्रेजी में मैथ्स पढ़ी थी, तो ये इसका वो शेप हुआ, तो इनका सबका इस तरह से शेप बन जाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी, थैंक यू। आप चलते हैं लखनऊ से बाहर, और अब आरती जी से बात कर रहे हैं। आरती जी, आप अपनी कविता पढ़ाएं और उसके बाद में आप मधु घोष जी की कविता पढ़ाएं क्योंकि मधु घोष जी आज नहीं आ पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद ओम सर, ये विधा हमें सिखाने के लिए और हमें इस पर काम करने का मौका देने के लिए। बहुत ही सुंदर विधा है और मैंने भी धीरे धीरे सीखना शुरू किया है। जो आज मैं अभी जब कविता पढ़ने के लिए ये कविता मैंने खोली तो उसमें मुझे अपनी एक त्रुटि भी दिखाई दी है। तो 6 वर्ण जो है गलती से मैंने 2 बार प्रयोग कर दिए हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे, तो इसे मैं आगे के लिए तो सुधार लूंगी। अभी मैं इसको इसी तरह पढ़ूंगी। तो इस कविता के माध्यम से जो मैं अपने विचार रखना चाहती थी वो ये रखना चाहती थी कि जो एक आम माता पिता हैं वो जब एक पुत्री को विदा करते हैं तो किस तरह से उनका कलेजा कटता है और किस तरह से वो अपने आंसुओं को पी जाते हैं। तो और राजा जनक का क्या हाल हुआ होगा, उन्होंने 4 पुत्रियों को विदा किया। हालांकि 2 उनकी अपनी 2 पुत्री उनकी अपनी थी और लेकिन 2 भी उनके भाई की थी। तो इस तरह से उसको, और मिथिला जो स्थान है, जो राज्य है, वहां पर बहुत सारी नदियां हैं, तो उससे मैंने इसको जोड़ने का प्रयास किया है। तो मेरी कविता इस प्रकार है। हे पिता जनक, मैथिलेश, विदेहराज, कैसे तुमने की 4 कन्याएं विदा, कलेजा फट सा जाता एक पुत्री विदा करते, आंसू झरते न रुकते हैं, अविरल सदा अश्रु प्रवाह, विण्ववती में बाढ़ आई है, कमला ऊंची हो उमगी, कोसी का पानी कोसा है, यमुना खारी हुई, क्योंकि आंसुओं का स्वाद खारा होता है और वो गर्म भी होते हैं, इसीलिए मैंने कोसा शब्द का यहाँ इस्तेमाल किया है। यमुना खारी हुई, गंडला विरजा वाग्मती बही, इक्ष्वावती भी, जीवापिका अकुक्षी आंसू हुई। तो ये मेरा प्रश्न भी है, मेरा आश्चर्य भी है और ऐसी मेरी कल्पना भी है कि ये सारी नदियां उस पिता के आंसुओं से, उसके आंसुओं से बहने वाले जल से परिपूर्ण है, जो कि 4 कन्याओं को विदा करके उनकी आंखों में दिखाई तो नहीं देते हैं लेकिन कहीं वो आंखों से निकलकर इन नदियों में आए हैं। और इसके साथ ही मैं मधु गोयल जी की भी कविता जो है वो पढ़ना चाहूंगी। और आप आगे बढ़े हैं इसके पहले आरती जरा थोड़ा मैं आपको अच्छा ओके ओके, हाँ जी सर, ठीक है। जो 6 कान तो वाग्मती बही वहाँ तो 5 ही हैं, तो आई थिंक अब हाँ 5 रिपीट हुए हैं, 5 वाले 2 रिपीट हो गए जी सर। 5 वाले 2 रिपीट, तो अगर इच्छावती भी निकाल दें तो या सिर्फ इच्छावती रहने दें तो कोई खास ज्यादा परिवर्तन नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर वागेन, बहुत अच्छा भाव। ये तो ऐसी कविता तो हम आंसू ला लेता है। मैं 2 पिताओं का, 2 बेटियों का पिता हूँ, बड़ा भाग्यशाली हूँ। तो मैं तो 2 बार इस अनुभव से गुजर चुका हूँ। और एक बार थोड़ा साइड स्टोरी में अपना अनुभव बता रहा हूँ। एक बार वृंदावन से यहाँ पर एक कथाकार आए थे, कोई बहुत बड़े कथाकार नहीं थे कि जो उनके कथा में 5000 लोग बैठे हों। वो घर घर में जाके कथा करते थे बेचारे। तो किसी घर पे उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा की, तो हम भी गए थे सुनने। तो उन्होंने एक बात बताई थी
कि कोई कितना बड़ा वीर हो, पृथ्वीराज चौहान जैसा वीर, उसको छाती में भाले घुस जाए, तीर घुस जाए, फिर भी उसके नाक में आंसू आते हैं, उसको दर्द होता है, फिर भी लड़ता रहता है। पर जब वो अपने बेटे को विदा करता है तो वही वीर फूट फूट के रोता है। वो इतना बड़ा साहसी वीर, उसका इतिहास में उसके पन्नों में नाम लिखा गया है, तो उसकी वीरता सब सब वहीं की वहीं रह जाती है। और ये मैं भुगत चुका हूँ, ये बहुत ही मुश्किल क्षण है। तो इस भाव को आपने इस कविता में लिया है, बहुत सुंदर है। तो ब्यूटीफुल एंड कीप राइटिंग लाइक दिस। धन्यवाद। जैसे कम लिखी जाती हैं, पर दिस इज बिल्कुल एक पिता के हृदय को छू जाता है। तो एक मैं पिता की भांति से गया, मुझे मेरे बिल्कुल एकदम स्पर्श कर गया छाती पे। तो धन्यवाद। चलो अब आगे आप मधु गोयल जी एक अपने पारिवारिक फंक्शन में व्यस्त हैं। एक वो भी क्वेश्चन है यहाँ पर, हाँ। एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि सीखने के लिए भी है, सभी को ये आगे के लिए फायदा करेगी कि जैसे आरती जी की कविता में है, हे पिता जनक मैथिलेश विदेह राज, मतलब एक नाम को अलग अलग कहा गया है। तो जब हमारे पास लिमिटेशन है, उसी लिमिटेड लाइनों में, वर्णों में हमें कहना है, तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दिया जा सकता है क्या? क्या रिपीट ना हो, कुछ और यहाँ पे आ सकता है? बस एक जिज्ञासा है। आवश्यक आविष्कार की जननी है, जहाँ जैसी जरूरत होती है, क्योंकि वो एक इस तरह की मर्यादा है, हमने 1 2 3 4, तो वहाँ आपको क्या, अब वो तो दोहे और सोरठे वो छंद में भी करना पड़ता है। अब दोहा लिख रहे हैं 13 मात्रा 11 मात्रा, और वहाँ पर वही शब्द ढूंढना पड़ेगा जो उन मात्राओं में फिट हो। वो शायद इनको यहाँ ऐसा ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी आती है आपके हाइकू में। आपके हाइकू में तो कुल मिला के आप 5 7 5 17 तो वर्ण है, तो कुल मिला के 7 8 शब्द हैं। आप 7 8 शब्द आप इस तरह के रिपीट करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट? तो यहाँ शायद थोड़ी लिबर्टी लिया सकती है, वो शायद उन्होंने लियो। पर आई थिंक आपकी टिप्पणी बहुत अच्छी थी। दूसरी बात मैं कहूंगी कि शब्द जो है वो शब्द का रिपीटिशन नहीं है ना, उसके तो भावार्थ या जो दूसरा उसका ये उसका समकक्ष शब्द है ना, सेम शब्द नहीं है जी। हाँ जी सरोज दीदी, मेरा भी यही आशा था कि मैं ये बताना चाहती थी कि वो मिथिला नरेश हैं और वो विदेह राज कहलाते हैं। और विदेह राज क्यों कहलाते हैं, मतलब अभी तो इतना विस्तार में मैं चर्चा नहीं करूंगी। तो वो उनकी क्वालिटी बताने के लिए मैंने वो शब्द जो है वो वहां पर यूज करने की कोशिश की है। लेकिन आभा जी की भी जो वो है वो भी विचारणीय है, उनकी सलाह उस पर आगे से ध्यान रखेंगे कि इस तरह से ही किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। चलिए, बहुत बढ़िया, सुंदर, बहुत अच्छी टिप्पणी आभा जी की। और अब आगे यहाँ पढ़ते हैं। बस अब आप दुबई में रहते रहते लखनऊ का आनंद लेते हैं, क्यों जी? एक बंद दो का। तो भले ही हम दुबई में हैं, पर कविता तो लखनऊ की वाली सुनते हैं। तो मधु गोयल जी की कविता है। आप थैंक यू आरती फॉर एग्रीइंग टू रीड इट। आप उनकी तरफ से पढ़ें प्लीज। हाँ जी सर, मेरा सौभाग्य है कि मुझे मधु गोयल जी की कविता पढ़ने के लिए मिल रही है। और दूसरे की किसी की भी कविता हम पढ़ें और उसके साथ पढ़ने के रूप में हम न्याय कर पाए तो अच्छा होगा। अब मुझे पता नहीं कितना न्याय कर पाऊंगी। तो जो वो संदेश देना चाहती हैं कविता से पहले मैं वो संदेश भी पढ़ रही हूँ कि उन्होंने अपनी कविता में जो बोलने के लिए वो चाहती थी, वो ये चाहती थी कि पिता का दुख यह है कि बेटी को पाल पोस कर बड़ा करने के बाद दूर भेजना पड़ा। तो कुछ कुछ तो मैं कहूंगी कि मेरी कविता वाला ही उनका शुरुआत वहीं से होती है। लेकिन वो उससे बहुत आगे जाती हैं कि बेटी पिता की इस मजबूरी को अपना कसूर मानकर स्वयं को दोष देती है कि यानी कि मैंने कुछ कसूर किया है जो पिता मुझे दूर भेज रहे हैं खुद से। तो कहीं ना कहीं उसकी किसी गलती की वजह से पिता को अपने कलेजे का टुकड़ा अपनी नजरों से दूर करना पड़ा, ऐसी सोच उस बेटी की है। और इन्हीं भावों के साथ ये कविता मधु गोयल जी ने रची है। और इनकी कविता की खासियत यह है कि वो एक वर्ण से इसकी शुरुआत नहीं करती, वो सीधा 3 वर्ण से शुरुआत करती हैं। तो उसके ये चीज भी मुझे बहुत अच्छी लगी कि इससे उनको ज्यादा वर्ण आगे मिल जाते हैं कविता बढ़ाने के लिए और अच्छी तरह से वो अपनी बात कह सकी हैं। बाबुल, मैं जन्मी थी
खेली पली थी अंगना तिहारे, कोयल सी कूकती मैं नित सांझ सकारे। नाजों से पाला तुमने, कितना वो लाड़ लड़ाया था, ज्यों ही अल्लड़पन छोड़ा मैंने, तुमने मेरा ब्याह रचाया था। थे तुम कितने मजबूर, करना पड़ा जब तुम्हें मुझे नजरों से दूर। समझ न पाई हूँ मुझसे हुआ था मेरे बाबुल ऐसा भी क्या कसूर। धन्यवाद। बहुत सुंदर आपको भी, और बहुत धन्यवाद आपको भी, और बहुत धन्यवाद मधु जी को भी। तो एक यहाँ पे बेटे की विडंबना की बात है, पुत्री को क्या फील होता है। और ये तो भारत में तो ये बहुत बड़ी एक अनफॉर्चुनेटली अभी भी ये समस्या है। वहाँ तो दहेज वाला भी सिस्टम है, और लड़की वाला अभी भी लड़के वाले को हाथ जोड़कर प्रणाम करता रहता है। पिछले सप्ताह जब हमने दशरथ के पुत्र प्रेम पर बात की थी इस टॉपिक पे, हमने क्या दशरथ जी के क्या विचार थे, और उन्होंने क्या विचार ही नहीं, उन्होंने वो किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया था कि समझियों से कैसे व्यवहार किया जाए, तो विस्तार से हमने पिछले सप्ताह बात की थी। तो बेटी को ये महसूस नहीं हो करे मेरी वजह से मेरे पिता की पगड़ी उछल रही है और मेरे पिता को झुकना पड़ रहा है, और कितने अब वो इस बात को हम पुरुष लोग शायद इस बात को नहीं समझ सकते कि बेटी किस परिस्थिति से गुजर रही है। तो बहुत सुंदर विचार। तो जैसा आपने बताया आरती जी, देखिए इन्होंने इसमें थोड़ा सा इस विधा का इस विधा की एक खूबी है, क्योंकि ये विधा के अपने नियम है, और नियम पे मैं भी बात करता हूँ, पर वो नियम अपने आप उजागर होते चले जा रहे हैं। और फॉर्मली मैं बात करता तो वो एक प्रोफेसर का बोरिंग लेक्चर से लगता है, क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि आप एक वर्ण से 2 वर्ण से शुरू करें, आप 3 वर्ण से शुरू कर सकते हैं, 4 वर्ण से शुरू कर सकते हैं, 2 से भी शुरू कर सकते हैं। तो इन्होंने 3 वर्ण से शुरू किए, बाबुल, और फिर पर ये है कि आप 3 समाप्त करें। बाबुल बोलता है वो फिर वो सिमेट्री बनी रहे, वो सिमेट्री हो गई बाबुल से लेकर बाबुल, 3 वर्ण से लेकर 3 वर्ण तक, और ये मेरे ख्याल से 11 वर्ण तक गई है। तुमने मेरा ब्याह रचाया, 5 6 7 8 9 10 नहीं कितने थे, 10 थे 11 थे, मैंने पढ़ा 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ 11 तक सर। हाँ 11 तक, राइट। तो 3 से 11 और फिर बाद में 3 तक। तो इसमें एक कवि को काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, ताकि उनको तो अब एक वर्ण वाले तो बहुत गिने चुने अक्षर हैं, राइट, तो गिने चुने शब्द हैं, अक्षर नहीं कहना चाहिए। इनफैक्ट उसकी भी लिस्ट हम बना रहे हैं, एक वर्ण वाले अक्षर की लिस्ट बन जाए, शब्दों की लिस्ट बन जाए, है ना। 1 या 1.5 को भी हम एक ही मानेंगे, तो 1 या 1.5 वर्णों के वाले अक्षरों के शब्दों की एक लिस्ट बन जाए, और वो सबको हम शेयर कर लें, तो ताकि कम से कम अगर एक से शुरू करना है तो हमें पता लगे कि इस तरह के कितने शब्द हैं हिंदी भाषा में, तो उससे ले सकते हैं। तो ये तो इन्होंने वेरिएशन का प्रयोग किया यहाँ पर, 3 से शुरू किया और 3 पे समाप्त किया। तो बहुत सुंदर, धन्यवाद आरती जी, और धन्यवाद मधु जी इस सुंदर कविता को पढ़ने के लिए। अब चलते हैं हैदराबाद, वापस भारत लौट चलें, वहाँ कामेश्वरी जी की कविता सुनते हैं। जय श्री राम। कामेश्वरी जी, आपका स्वागत। अभी आप अपनी ये पहली कविता ये वाली सुनाएंगे, फिर बाद में समय होगा तो दूसरी पे आएंगे, समय जो भी आप सुना। ये अभी सुनाना चाह रही हैं? यही वाला चाह रही थी। ठीक। भावुक हो जाती हूँ थोड़ा सा, अपने आप को संभालने की कोशिश करूंगी। जब मैं 10th क्लास में पढ़ रही थी, यानी जब मैं 15 वर्ष की थी, तभी मेरे पापा गुजर गए। और जैसे कहते हैं ना कि हम 3 बहनें थी, और जो घर उन्होंने बनाया उसे बेच बाच के माँ ने हम सब लोगों की परवरिश की, पढ़ाया, और मुझे लगता है कि इस लायक बनाया कि जो भी आज हम हैं उनकी बदौलत हैं, पर हमें देखने वो नहीं आ सकते। ये दुख हमेशा मुझे रहा है, और जब भी सोचती हूँ उनके बारे में तो भावुक हो जाती हूँ, परंतु मंच की मर्यादा है, अपने आप को संभालना है। तो प्रश्न है उनसे, जहां भी होंगे वो सुन रहे होंगे।
ओ मेरे प्यारे मेरे पापा, रब से प्यारे, नियति ने छीना हमें छोड़ बेसहारा, अबोध अभागा अनाम, चले यूं गए नील गगन, तारा बन गए, तारा बन दिए आशीष, सफलता मिली हमें, ढेरों आशीष पाए, सुपुत्री कहाए, सफल हुए पग बढ़े, कमाया नाम ओम। बहुत ही मर्मपूर्ण। तो अपने भाव मुझे अभी समझिए कि तो विदा ओम आकृति विदा का अभी तो जन्म ही हुआ है, और पर मुझे शाम को हुआ, मैं कोई साहित्य का मेरा बैकग्राउंड नहीं है, मुझे शाम को ऐसी अनुभूति हो रही है, एक अपने हार्दिक भाव प्रकट करने के लिए ये विदा शायद बहुत ही उपयोगी है। बिल्कुल कम शब्दों में अपने मन में जो आ रहा है उसको प्रकट करने के लिए इस विधा का अच्छा उपयोग होता है। तो बहुत सुंदर कविता आपने पिता के स्मरण में लिखी, उनकी आत्मा को शांति दे जहाँ भी हो। बहुत धन्यवाद। तो शेरा मिल की दूसरी कविता भी है, पर चूंकि मुझे लगता नहीं है कि दूसरी कविता के लिए रहेगा, तो बाकी सब सुन लेते हैं आगे। ममता जी आप आई हैं, क्योंकि मेरे स्क्रीन इस समय बहुत कम दिख रहा है। ममता उपाध्याय, उनको भी जरा तबियत कुछ, उनको जरा नासाज थी तो उनका निश्चित नहीं है। ममता जी नहीं है ना, तो अब चलते हैं यूके, और यूके में हमारी आदरणीय शैल अग्रवाल दीदी हैं, तो शैल जी से उनकी कविता सुनते हैं। चलिए, स्वागत है। जय श्री राम। नमस्कार ओम भाई। कविता शायद सबसे कोमल साहित्य की अभिव्यक्ति विधा है, और अगर उसमें गणित का संयम भी आ जाए तो जहाँ लहरों का आवेग है वहाँ समुद्र की मर्यादा भी आ जाती है, और एक बहुत ही सशक्त रचना बन जाती है। तो ये ओम भाई का नया प्रयोग हो सकता है संयम में रह के भावों की लहरों से खूबसूरत अभिव्यक्ति का एक अच्छा माध्यम बने। मैं अपने को बहुत ही खुशकिस्मत मानती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा प्यार करने वाले पिता मिले। इसमें परम पिता का आशीर्वाद भी हो सकता है, और शायद ये वजह भी हो सकती है कि बहुत पूजा पाठ के बाद 16 साल बाद उनके घर में इकलौती कन्या का जन्म हुआ। पर उनका दुर्भाग्य था कि 20 बरस से ज्यादा वो उसे अपने पास नहीं रख पाए। शादी की थी उन्होंने कि लड़का भारत में ही रहेगा, पर उसके बाद की नियति थी कि हम उनसे दूर ही रहे। साल में बस एक बार प्रणाम करने जाते थे। तो आज सभी के पिता विशेष होते हैं, मेरे भी थे। परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करने के संग संग अपने पिता को भी प्रणाम करते हुए, जो कि 30 साल पहले मुझे छोड़ चुके हैं, मैं अपनी ओम आकृति विधा की कविता आपके सम्मुख प्रस्तुत करती हूँ, जो कि पूर्णतः अश्रु भीगी और उन्हीं की स्मृति में है। हो तुम मुझ में आज भी तो ढाढ़स देते, हौसला बढ़ाते, उंगली थाम कर अंधेरी रातों में साथ पल पल संग चलते। मौत में है ये ताकत कहाँ जो छीन ले जाए तुमको, वही गोद वात्सल्य भरी, वही हाथ नेह भरा, तप्त माथे पर मैं हूं ना, ये कहते हो आज भी प्यार से। धन्यवाद, और सभी पिताओं को नमन। बहुत बढ़िया कविता दीदी, बहुत अच्छी कविता, बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छी। बहुत सुंदर भाव
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर शैलदी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता। तो इन्होंने भी उसी प्रकार से 1 वर्ण से शुरू किए और 10 वर्ण तक गई हैं और फिर 9 7 6 और 1 वर्ण तक, और कितनी सुंदर कविता बन गई। और कविता को सौंदर्य से छोड़कर जो क्या भाव प्रकट हो रहा है, पढ़ के ही आंखों में आंसू आने लगते हैं। सब क्या ऐसा लग रहा है कि सारा हृदय उठा कर आपने बाहर, तो मन मेरे पास ऐसे कोई भारी भरकम शब्द नहीं है वर्णन करने के लिए, बट यू गेट दैट फीलिंग। क्या तो बहुत धन्यवाद चलिए। इनकी तो आपकी कविता है, पर चूंकि वही सुनने की वजह से आज मेरा भी करते हैं। आप चलते हैं लखनऊ फिर से, और लखनऊ में सुषमा नायर जी हैं। सुषमा नायर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार ओम जी और सभी सदस्यों को मेरा सादर नमस्कार। ओम आकृति विधा में रचित आज की कविता उस महान शख्सियत के चरणों में सादर समर्पित जिसका नाम है पिता। माँ के त्याग पर तो बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन पिता का त्याग अक्सर अवर्णित ही रह जाता है, क्योंकि पिता के द्वारा प्रदत्त सुख सुविधाओं को सामान्यतः हम पिता का फर्ज समझकर उपभोग कर लेते हैं, लेकिन फर्ज की इस धुरी पर एक पिता जीवन भर कैसे तिल तिल अपने को होम करता है, इसी की एक छोटी सी झलक इस लघु कविता के माध्यम से, जिसका शीर्षक है पिता होना नहीं सरल। प्रस्तुत है कविता। वो पीता गरल, वो पीता गरल, पिता होना नहीं सरल। अक्षत पात्र अमृत का कलश, वो अक्षत पात्र अमृत का कलश, बांट देता सब कुछ खुद के लिए हलाहल, पिता होना नहीं सरल। देकर मुकम्मल सा जहान, कतरा कतरा जो कुर्बान, जलता दिए की तरह जिम्मेदारियों की राह, रुक सकता नहीं थके जितना भी, लोह पुरुष बन पाना सरल नहीं, लोह पुरुष बन पाना सरल नहीं है। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद सुषमा जी। बहुत सुंदर कविता, पिता के लिए पिता नहीं होना सरल। और आपने बहुत बिगनिंग में बात की, मेरे तो कहने की हिम्मत नहीं हुई कि पिता माँ के लिए तो बहुत सारी, आप साहित्य टटोल के देखिए, खास करके हमारा हिंदी साहित्य तो माता की स्तुति में है, तो बहुत सारी कविताएं, बहुत सारे लेख हैं, बहुत सारा वर्णन है। शीर्षक की जो पंक्ति है पिता होना नहीं सरल, मैंने पूरी पंक्ति को दोबारा रिपीट किया है, क्योंकि मैं इस भाव पर जो है मतलब प्रकाश डालना चाहती थी, इसको गहराई से कहना चाहती थी, पिता होना नहीं सरल। तो उस भाव में कहीं ना कहीं जो जा रही थी, तो इसमें मैंने पूरी पंक्ति को दोबारा इसमें रिपीट हुई है कविता में। तो पर पिता पर कविताएं बहुत कम लिखी गई है, ये एक साहित्यिक तथ्य है। तो आपने और कोई कहते माँ के चरणों में स्वर्ग है, वो तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई मूर्ख इस विषय पर बात करेगा, पर पिता के चरणों के में जो छाले हैं वो हमें देखने चाहिए, वो नहीं दिखाई देते सच में। और वो उसके छाले हमें नहीं दिखाई देते, क्योंकि वो तो पैर के तलवे के नीचे होते हैं, और बड़े बड़े घाव वो सहन कर जाते हैं, और पता तक नहीं लगता है कितने उन्होंने घाव सहन किए। हम सब ये देख चुके हैं, देख चुके हैं, पर फिर भी हमारे कवि लोग और साहित्यकार पिता पर बहुत कम लिखते हैं। तो बहुत सुंदर, आपने पिता नहीं होना सरल, बहुत उत्तम कविता लिखी और पढ़ी। आप सबको मैं बता दूं कि सुषमा जी जब से इस ओम आकृति विधा बात हुई है, आरंभ से लगातार लिखती आ रही हैं और बहुत अच्छा लिख रही हैं, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लिख रही हैं। और आप परमपिता से प्रार्थना कि आप इस विधा को बहुत आगे बढ़ाएंगे और आप बहुत नाम कमाएंगे। आप लिखते रहिए, इसको बढ़ाते रहें। अब चलते हैं इंदौर, और इंदौर में आदरणीय वीणा पाठक जी हैं, और वीणा पाठक जी भी बिल्कुल आरंभ से इस विधा में लगातार कविता लिखती जा रही है। आज उनके श्रीमुख से आज इस
पितृदिवस पर क्या कविता सुनते हैं। सभी को नमस्कार। हाँ, नमस्कार। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक अलग ही प्रवाह दिया और व्यस्तताओं के बीच जैसे जीवन दान मिला है लेखनी को। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। और विशेष रूप से पिता के लिए जिन्हें मैंने पिछले ही साल खो दिया, लेकिन उनकी स्मृतियां रोम रोम में है। खुद को छूकर उनकी याद कर लेते हैं हम कोई अलग नहीं। जो अभी तक पहले कहा गया बहुत ही भावपूर्ण था। इस ओम काव्य रचना में मैंने पिता की भूमिका को प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार वे परिवार का सुदृढ़ सहारा बनकर परिवार को बांधे रखते हैं, धैर्य पूर्वक दुख सुख दोनों में समभाव रख कर्तव्य को निभाकर पारिवारिक मूल्यों का रक्षण करते हैं। मैं उन्हीं को नमन करते हुए यह कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। है पिता सुदृढ़ अवलंब, है पिता सुदृढ़ अवलंब परिवार का, नातों का आधार, धैर्य का समंदर, दृढ़ता की प्रतिमूर्ति, असीम गहरा हृदय, सबकी समझ से परे, सुख दुख को समेटे अंतस के कोने में, धुरी पर घूम कर्तव्य निभा करते हैं रक्षण मूल्यों का, पिता को सादर नमन। धन्यवाद। बहुत सुंदर वीणा जी, बहुत सुंदर। अपने पिता पर अच्छी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर कविता वीणा जी, धन्यवाद। जैसे आपने आप ऑलरेडी नोट करना शुरू किया होगा। उन्होंने भी एक वर्ण से शुरू की और 9 वर्ण तक गई हैं। और 9 वर्ण वाला है असीम गहरा हृदय, और उसके बाद में सबकी समझ से परे। तो 9 वर्ण को 2 बार रिपीट किया और फिर 8। तो 1 से 9 और 9 से 8, तो 9 2 बार है। तो आप 9 जो अंतिम जो सबसे ज्यादा संख्या वर्णों के 9, उसको या तो उसको रिपीट भी कर सकते हैं या उसको छोड़ भी सकते हैं। 1 से 9 जाइए, फिर 9 से 8 से जाइए, 8 से 1 तक जाइए। तो जैसे आपको सुविधा लगे उसका काव्य रचना के बाद। तो इस तरह के कई ऑप्शन हमारे पास हैं। हमारे 2 मित्र, जैसे मैंने बताया, हरियर जी तो ऑस्ट्रेलिया में है, तब रात के समय तब क्या 2:30 बजा होगा। तो उनकी एक कविता मैं उनके ओर से पढ़ देता हूँ। ये हरियर जी भी बड़े वरिष्ठ कवि हैं और कई विधाओं में लिखते हैं, खासकर उनका व्यंग में बहुत बड़ा योगदान है। और हम पर आरंभ से आशीर्वाद है, हर प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं। तो उनकी कविता मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ पढ़ने के लिए। हे तात आराध्य मेरे लिए, हे तात आराध्य मेरे लिए, हुआ आसान जीवन का पथ, मिली मंजिल क्योंकि मुझे बचाने के लिए हर दुख में साथ खड़े, मेरी हर विपत्ति से लड़े, मेरी कमजोरी से भिड़े। तो देखिए ना, ये तुक का भी जहाँ तक संभव प्रयोग करना चाहिए। हालांकि तुक होना आवश्यक नहीं है, पर उससे कविता का सौंदर्य बढ़ जाता है। खड़े लड़े भिड़े, हर दुख में साथ खड़े, मेरी हर विपत्ति से लड़े, मेरी कमजोरी से भिड़े, प्रदान की मुझे ऊर्जा, समस्या का सामना डटकर किया, मिली प्रेरणा, शुभाशीष, दृढ़ता, प्रेम। सो ये हरिहर जी की कविता है। उनकी दूसरी कविता भी है, और अब क्योंकि चर्चा करेंगे तो मैं दूसरी नहीं पढ़ रहा। तो हरिहर जी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। सो रहे होंगे, पर उनको मैं संदेश दे दूंगा कि आपकी कविता पढ़ी और सबको बहुत पसंद आई। तो अब मैं थोड़ा सा बस 3-4 मिनट लेता हूँ। अब आपने बड़े धैर्य से इन सब कविताओं को सुना, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके जो फिर बाद में इसकी जो इसकी परिभाषा क्या है, विधा क्या है, इसे क्या नियम है, तो उसके हमने डॉक्यूमेंट किया। और जो ये जो समिति बनी है उनसे मैंने शेयर किया और उन्होंने सबकी सम्मति से
और ये बाद में मैंने शायद कभी किसी ग्रुप में डाला नहीं, तो हमें ध्यान रहे कि ये विधा है क्या। तो पहली बात तो ये वार्णिक विधा है। वार्णिक विधा मतलब यहाँ वर्णों की गिनती करते हैं, तो और वर्ण का एक लूज है, अक्षरों की गिनती करते हैं। अक्षर वर्ण में शायद थोड़ा फर्क है, पर वो अगेन विद्वानों पर मैं छोड़ देता हूँ क्या फर्क है। तो ये वार्णिक विधा है, मात्रिक नहीं है। मतलब जैसे तुलसीदास जी ने तो सारी मात्रिक विधाओं का प्रयोग किया है, रामचरितमानस में दोहा है, चौपाई है, सोरठ है, और दूसरे भी छंद है, वो मात्रिक विधा है। पर यहाँ वार्णिक विधा है, वर्णों की संख्याओं की गिनती होती है वर्णों। और इसमें पहली पंक्ति में 1 वर्ण, दूसरी में 2, इस प्रकार आगे बढ़ते जाएं, और 10वीं में 10 वर्ण। अब उल्टा चलें, 11वीं में 9, 12 में 8, इस तरह से। तो ये एक एग्जाम्पल है, पर ये जरूरी नहीं है कि हम 10 वर्ण ही रखें। आप 9 भी रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं, और बाद में कहेंगे 3 भी रख सकते हैं क्या, उसके बारे में बात इसी में आगे बात आएगी, और 12 भी रख सकते हैं। तो ये आप वो कविता के विषय पर आधारित है, आपके भाव पर आधारित है, तो इससे आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कविता लिखने की। तो इसी का 3 का ही मैंने फिर 3B कर दिया, क्योंकि जो बीच वाली जो संख्या है 10 है या 11, जो भी सबसे ज्यादा वर्ण वाली पंक्ति है, उसके बाद में आप 11वीं पंक्ति में 10 वर्ण भी कर सकते हैं। जैसे अभी हमने कई कविताएं देखी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर 9 8 7 6 5, इस तरह से कर सकते हैं। तो दोनों संभावना पॉसिबल। और जैसे हम हाइकु में आधे वर्ण की गिनती नहीं करते, तो उसी प्रकार यहाँ भी आधे वर्ण की गिनती नहीं होगी। जैसे भक्त में का आधा है, तो भक्त में 2 ही वर्ण है, प्रबंध में 3, कुंभकर्ण में 4 वर्ण। ये हम सब हाइकु की बात है, हम सब जानते हैं, तो आप इसमें मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही। और इस क्योंकि जब ये शुरू हुआ था, तो मन में तो भगवान का ये नाम भाव था, तो इसलिए जहाँ तक अगर आप कोई भक्ति भाव की कविता लिख रहे हैं, और ऐसी कुछ वो तो आपका कविता के विषय पर आधारित है, तो संभव तो ओम का प्रयोग करें, और शुरू में कर सकते हैं, अंत में कर सकते हैं। अगर हलंत लगाएं तो फिर वो 1 वर्ण हो गया, और हलंत ना हो तो फिर दो ओम पूरा शब्द लिखे तो 2 वर्ण हो गए, तो वो भी अगेन फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कविता लिखने में। पर कोई ये आवश्यक नहीं है, पर यथासंभव उसका प्रयोग करें। और 10 अभी मैंने 10 वर्ण तक जाना आवश्यकता नहीं है, पर कम से कम 5 वर्ण तक तो जाएं। अब अपने 1 2 3 2 1 कर दिया, तो फिर वो कोई होम आकृति विधा नहीं बनी। ताकि तो इसलिए हमने यहाँ पे नियम रख दिया, कम से कम 5 वर्ण तक जाए, 5 6 7 11 12 13, फिर कहीं तक भी जाए, वो तो फिर हमारी अपनी मर्यादा आएगी, तो बाद में फिर वो ढंग से कविता ही नहीं बनेगी। और 1 वर्ण से आरंभ करना भी आवश्यक नहीं है, 2 या 3 से भी कर सकते हैं। जैसे अभी एक कविता में देखी थी मधु गोयल जी की, जो 3 वर्ण से आरंभ होती है, तो 1 वर्ण से आरंभ करना भी आवश्यक नहीं, 2 या 3 वर्ण से आरंभ कर सकते हैं। पर प्रथम और अंतिम वर्णों में संख्या 3 से शुरू कर तो 3 पर समाप्त हो। और फिर बाद में जो वो है, वो सब कविता के लक्षण है। एक पंक्तियां एक वाक्य के टुकड़े ना हो, जो हम हाइकु में हमेशा कहते हैं। ये नहीं कि आपने एक वाक्य को टुकड़े कर दिया और आपने 10 लाइन में लिख दिया, राइट। ये वाक्य को टुकड़े करने वाली बात नहीं, हर पंक्ति का एक अपना अर्थ है, एक मतलब है। और हालांकि रचना में तुकांत अनिवार्य नहीं है, पर कविता के सौंदर्य के लिए जहाँ तक संभव तुकांत वांछनीय है, जो हमने पिछली कविता में देखा था। तो आप जानते हैं, आप एक बहुत अच्छा भी दुआ भी लिख सकते हैं, और बहुत बेकार दुआ तो दुआ ही है उसकी परिभाषा के हिसाब से। पर हम कबीर के दोहे पढ़ते हैं, पर हमारे दोहे कोई नहीं पढ़ता। रहीम के दोहे पढ़ते हैं, पर हमारे दोहे कोई नहीं पढ़ता। कि हमारे से मेरा मतलब मेरा, मैं अपने आप की बात नहीं कर रहा, तो क्योंकि उनकी जो उनके दोहों में जो क्वालिटी है, उनके विचार में, तो और इसमें कम से कम 10 पंक्तियां होनी चाहिए कुल मिला के। ये नहीं कि 3 पंक्तियां लिख दी और काम हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, रचना में एक संपूर्ण कविता होनी चाहिए, जो किसी भाव विशेष को प्रकट करती है। उसके पीछे कोई भाव हो, आज तो हमने पितृभाव पर कविताएं लिखी हैं, कोई भी भाव हो, आपका कोई प्रेम का भाव हो, या कोई युद्ध पर कविता हो, या कविताओं के लिखे तो सैकड़ों विषय, या किसी त्योहार पर, होली पर आप लिखिए कविता, दिवाली पर लिखिए, रक्षाबंधन पर लिखिए, भारत की स्वतंत्रता पर लिखिए। अभी जो भारत का पीयूष पुस्तक आ रही है, उस पर मैंने इन्हीं सभी मित्रों से आग्रह किया है कि आप इस विधा में कविता लिख दीजिए, तो करीब कम से कम 10-15 कविताएं आपको इस विधा में दिखाई देंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है वो आइटम नंबर 12, कि ये भी एक अन्य विधाओं की तरह हिंदी की गंभीर विधा है। ये शब्दों का खेल नहीं है। और जो कभी भी नई बात आती है ना, तो कई बार ऐसा होता है, कुछ लोगों को बात नई बात पसंद नहीं आती, तो वो उसको कहेंगे अरे क्या शब्दों का खेल कर दिया है, कुछ नहीं है इसमें।
पर ऐसी हमें शब्दों का खेल बिल्कुल नहीं करना है। ये बिल्कुल कविता होनी चाहिए, गंभीर विधा है, और हर हर अन्य विधाओं की तरह, चाहे हाइकू हो, चाहे दोहा हो, चाहे सुर उठाओ, उसी प्रकार से इसे हमें लेना है। पर हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि ये क्या शब्दों का खेल लगा रहा है, तो हम उनके विचारों का सम्मान करते हैं, तो उससे कोई वाद विवाद नहीं है। ऐसा तो हमेशा होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना की, तब उसकी बहुत निंदा हुई। इन पंडितों ने बहुत विरोध किया, पूरा प्रयास किया कि उसका किसी तरह नाश कर दें, पर ये कोई नई बात नहीं। तो कुछ लोग उसका विरोध करेंगे, मुझे उसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। पर हाँ, हमें बिल्कुल सीरियसली लेना है, और उसको हमें अन्य विधाओं की तरह एक गंभीर विधा की तरह एक अच्छे काव्य की रचना करना है, जिसे पढ़कर आनंद आए, लिखकर आनंद आए, सुनकर आनंद आए, और एक साहित्य को नया बल मिले, और एक साहित्य को नई गति मिले। अब मैं कुछ मिनट मैं कुछ और एग्जाम्पल बताऊंगा। अभी हमारे पास 15 मिनट सेशन, पर अभी मैं थोड़ी देर के इसको बंद कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर को बंद कर देता हूँ ताकि आप सबको देख सको। अब थोड़ा संक्षेप इस पर चर्चा कर लेते हैं। आपका कोई प्रश्न हो तो उस प्रश्न पर, इसके और बहुत सारे वेरिएशंस हैं, जो मैं क्योंकि बैकग्राउंड होने के नाते मैं वो सारे वेरिएशंस आज बताऊंगा तो आप सब कंफ्यूज हो जाएंगे, तो फिर उसके लिए मैं दोबारा एक मीटिंग रखूंगा। पर एक झलक जरूर बिल्कुल बताऊंगा कि किस तरह की वेरिएशंस की बात है। पर उसके पहले आप कोई टिप्पणी हो, आपका कोई विचार हो, आपका सुझाव हो, तो बिल्कुल आप बताएं। आपका स्वागत। जय श्री राम। विनोद जी, ओम ओम जी, जी एक बात मैं कहूँ मैं सोच रही थी। हाँ, कोई और बोल रहे हैं? हाँ, चलिए पहले सरोज दीदी बोल रहे हैं, फिर कामेश्वर जी बोलेंगे। सरोज दीदी, सर हमें कुछ पहले ऐसा कर दें, इस क्रम से सरोज दीदी बोलेंगी, फिर कामेश्वरी जी, और फिर माया जी, इस ऑर्डर में चलते हैं। चलिए सरोज जी। मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे आपने कहा ना विरोध, तो विरोध तो अति आवश्यक है, क्योंकि अगर विरोध ना होगा तो उसकी स्वीकृति कहाँ होगी? स्वीकृति तो तभी होगी ना जब विरोध होगा। तो पहले विरोध होता है, उसके बाद अनुरोध होता है, फिर स्वीकृति हो जाती है। पहले विरोध, फिर अवरोध, फिर अनुरोध। बस क्रोध ना हो, बाकी सब विरोध हो जाए तो कोई बात नहीं। क्रोध तो सवाल ही नहीं है। हाँ। और जो क्रोध करता है वो तो अपने क्रोध में ही फूक के खत्म हो जाता है। कभी उसका अस्तित्व नहीं देखा ना जो क्रोध करता है, बताइए कहाँ देखा अस्तित्व? हाँ, चलिए कुछ कामेश्वरी जी प्लीज। म्यूट पर है आप कामेश्वरी जी। हाँ, ओम जी, मैं ये पूछ रही थी, और मैंने जो कविताएं अभी देखी हैं वो जैसे अभी हम लोग एक लिखते हैं, उसके बाद 2, 3, 4, 5 इस तरह से बढ़ाते जाते हैं। कहीं कहीं पे मैंने देखा है जो कम संख्या वाले शब्द हैं वो जैसे लाइन से ज्यादा बढ़ रहे हैं, और जो कम अक्षर वाले हैं, ज्यादा अक्षर वाले हैं, वो उनकी तुलना में कम लेंथ के दिख रहे हैं। तो इससे हम लोग नहीं बच सकते हैं ना? इसके लिए मैंने कोई चारा नहीं है अपने पास। तो उसके लिए तो हमारे पास धनुष आकार जो हम बोल रहे थे ना, तो धनुष आकार तो नहीं आ रहा है। इसके लिए एक चीज कर सकते हैं, जैसे एक चीज मैं बताना चाहूंगी, एक चीज कर सकते हैं जो, हाँ जी, उसमें स्पेस दे सकते हैं। जैसे धनुष का आकार देने के लिए कभी आपने बोला कि हाँ हो जाता है, कम अक्षर ज्यादा बड़ा लग रहा है, ज्यादा अक्षर छोटा लग रहा है, तो आप स्पेस देके ना ज्यादा अक्षर को उसकी मतलब सुंदर काव्य का सौंदर्य बनाए रखने के लिए, उसकी दृष्टि गोचर होती है, उसको सुंदर बनाए रखने के लिए स्पेस दे सकते हैं, थोड़ा स्पेस दे सकते हैं। माया दीदी। सर मुझे मालूम नहीं था कि ये कोई ग्रुप अलग है। एक बार तो मैंने पूछा था, पर मैंने इसलिए कोई भेजी नहीं। इसमें लाइनें लिखी तो बहुत थी, पर चलो अभी तो शुरुआत है दीदी। अच्छा, हाँ, अभी तो बालक का जन्म हो रहा है, अभी तो आपको जन्म के गीत गाने हैं, अभी तो बहुत आगे बढ़ना है। अच्छा, फिर ठीक है।
तो हाँ, जैसे ही मालूम पड़ा कि पिता पर, तो मैंने पेन उठाया और जो कुछ एक बार में लिख गया वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। हाँ, 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 करिए करिए, वाह वाह, क्या बात है। आशु अपने आशु कवि अपने हैं। अपने पिता पर मैंने जो लिखी है वो इस समय मैं नहीं बोल रही, वैसी जनरल जो है वो बोल रही हूँ। जनरली एक पिता का साया बच्चों के लिए क्या होता है, उस पर मैंने ओम विधा में अपनी कुछ पंक्तियां लिखी हैं। है पिता आकाश, है पिता आकाश, उड़े बच्चे ऊंची उड़ाने, सुरक्षित होंगे। पिता है बरगद, विस्तृत उसकी छाया, सुख शांति सुरक्षा भरी। मैं हूं ना का एक आश्वासन कितना तो सुख देता है। खुल जाते सब द्वार, उन्नति के शिखर नहीं लगते हैं दुरूह कभी। आश्वासन पिता का ऐसा है। धन्यवाद। क्या बात, आप तो आशु कवि हैं, आपको तो पहले लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्या बात है, बहुत सुंदर, धन्यवाद। नहीं वैसा, बड़ी साधारण सी है। हाँ, नहीं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छी कविता है माया जी। थैंक यू सो ओम मच। जी, ओम जी, हाँ जी, हाँ जी, कहिए प्लीज। आज सिद्ध हो गया है कि भक्त वही होता है जिसके अंदर कविता होती है। भक्तों ने अपनी भक्ति हमेशा कविता में कही है। तो आज रामचरित्र भवन निश्चित रूप से पूरा मानस भवन बन गया है, और आप जो भी करते हैं निश्चित रूप से वो आशीर्वाद वहीं से प्राप्त हो रहा है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने भी लिखा है, लेकिन वो मैं आपको भेज देती हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम अभी कलम उठा के लिखी है ये कविता, और परम पिता का बिल्कुल ताजा ताजा माल, फिर बासी हो जाएगा। सुनाइए अभी। नहीं, ऐसी कुछ भी नहीं है, पर 2-4 लाइनें हैं। मैं पुत्री मैं पुत्री थी तुम्हारी, पुत्रों से बढ़कर। आपने पाला था मुझे गांव की सीमा से बाहर। 4 दीवारों में बंधी थी बालिकाएं, व्यक्तित्व गढ़ा था मेरा। गर्व से बढ़ बढ़कर कहते थे सबको, बुला बुला कर बताते थे मेरे गांव की देवी है। चले थे, बढ़े थे, टिके थे, पिता आज भी आशीष बरसाते, चौथी पीढ़ी के दादा मेरे पिता। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। धन्यवाद, धन्यवाद। और इस विधा के बहाने ही से आज हमने अपने स्वयं के माता पिता को स्मरण कर लिया। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। उनको श्रद्धांजलि इस बहाने आज दे दी, तो मैं समझता हूँ यही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इस विधा की एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। एक पिता को हमने अपनी श्रद्धांजलि आज अपने पिता को दी। आज जिनके पिता अभी आपके साथ हैं स्थूल रूप में, उनको भी बहुत प्रणाम। तो जो नहीं है उनको भी बहुत 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 प्रणाम। जो भी है हम उनकी वजह से ही है। हमारे बाबा, हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु सुखा। तो मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान को हम माता पिता कहते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा बदलना चाहूंगा। हमें अपने माता पिता को भगवान कहना चाहिए। भगवान को हमारी कल्पना ही है भगवान, तो कि जहाँ में राम है, कृष्ण है, भगवान है, पर लोग विवाद में पड़ जाते हैं। देखा है भगवान को? नहीं, हमने तो नहीं देखा भैया, पर हमने अपने पिता को तो देखा है, माता को देखा है, वही हमारे भगवान है। तो हम तो अपने माता पिता में अपने राम और सीता को देख लेते हैं। हमारे लिए वही बहुत है। इससे ज्यादा हमें और कोई भगवान की कामना नहीं है। तो बहुत बहुत सुंदर। और 9 मिनट और, तो मैं एक बहुत क्विक रन आपको बता देता हूँ कि इसके क्या क्या वेरिएशन होंगे। आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, और वो पूरा भी समय एकदम डाइजेस्टर। इसमें क्या होना चाहिए भाई, विद एग्जांपल्स। ये है शायद, बहुत एकदम बिल्कुल तेजी से जाऊंगा इसमें। अब थोड़े से गणित के शब्दों का प्रयोग करूंगा, तो क्षमा करें। तो ये हुआ 1 से लेकर 10 और 10 से लेकर फिर 1 है ना, जो भी हमने कविता पढ़ी थी मैंने प्रारंभ में।
1 9 1 2 3 9 एंड देन 10 का सिंबल में नेक्स्ट यूज कर दिया 9। सो ये इनको हम गणित में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होते हैं शुरू होते हैं 1 से 1 2 3 4 5 6 7 जो पहले सबसे पहले जो संख्या बच्चे सीखते हैं, अब बच्चों को हम पहले गणित सिखाते हैं वो 1 से सिखाते हैं। एक दो, एक लड्डू, 2 लड्डू, एक पेड़ा, 2 पेड़ा, नेचुरल नंबर कहते हैं और प्राकृतिक संख्या। और मैथमेटिकल सिंबल में कहूँ तो ये 1 n 1 फॉर्मेट है। 1 से शुरू हुआ है n तक गया, जहाँ n की वैल्यू 10 है। जिन्होंने गणित थोड़ा बहुत, अलजेब्रा थोड़ा बहुत, जब आपको घृणा नहीं हुई हो तो हो सकता है आपको ठीक ठाक। ये 1 ये है 1 n 1 मॉडल। 1 से शुरू हुआ, n तक गया, n is 10, इट कैन बी 11, इट कैन बी 12, आप 8 वर्ण जा सकते हैं, 9 तक, 10 तक। अब इनके कई एग्जाम्पल है। दूसरा हुआ कि जहाँ पे जो बीच का है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पे 10 बार है बीच में, कृपा करो देवी के नंदन में 10 वर्ण है, भगवान हम तेरी राय, यहाँ 10 वर्ण है। तो ये हुआ 1 n n 1 मॉडल। तो 1 से शुरू हुआ है और 10 तक, और फिर 10 के बाद में इस तरह की भी कई कविता हम देख चुके हैं। तो इसको अगर हम कहें तो ये डबल, बीच में डबल स्टैकिंग है। स्टैकिंग का मुझे कोई हिंदी शब्द नहीं मिल रहा। आप अगर अभी नहीं बाद में बता दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, क्योंकि जो बीच में ये 10 जो वर्ण 2 बार है तो स्टैक हुआ है वो, राइट। यानी दो ऐसा समझ के दो एक तकिए, छोटा तकिया फिर बड़ा तकिया, फिर ये 2 बराबर साइज के तकिए हैं, तो स्टैकिंग हो गया। तो यहाँ पे स्टैकिंग नहीं है, यहाँ स्टैकिंग है। ये तीसरा वेरिएंट है, तो वो स्टैकिंग अगर डबल है तो ट्रिपल भी हो सकता है। वहाँ पे जैसे 9 तक है तो 9 9 9, तो ये इसका ये शेप बनेगा इस तरह से, which will be hexagon, जिसकी 6 भुजाएं होती है जिस आकृति की, वो हेक्सागन होगी। इसका शेप है हेक्सागन, फिर ये शायद मेरी उंगली आपको नहीं दिख पा रही होगी, तो हेक्सागन शेप है। तो ये ट्रिपल स्टैकिंग हो गया, राइट। तो कॉन्सेप्ट वही है, इसका शेप इस तरह से बन गया। अब शायद दिख भी रहा हो इस तरह से। 1 n n n, तो बीच का जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है। इसको 4 बार भी कर सकते हैं, 5 बार भी कर सकते हैं, जैसा आपका भाव बन रहा है। तो फिर फॉर्मेट है ट्रंकेटेड नेचुरल नंबर्स। ट्रंकेटेड नहीं, आपने अपने ऊपर से भी थोड़ा काट दिया, नीचे से भी काट दिया। जैसे ये 3 से शुरू किया, जैसे उसी कविता को हे कृष्ण राधा प्यारे सबसे न्यारे 3 से शुरू किया और अंत में भगवान प्रणाम कर। तो 3 से 10 तक और फिर बाद में 10 से लेके, और इसमें भी फिर बीच में भी इसमें भी डबल स्टैकिंग, ट्रिपल स्टैकिंग सब पॉसिबल। फिर ट्रंकेटेड नेचुरल नंबर विद स्टैकिंग। अब ये स्टैकिंग हो गया, ये 2 बार 10 10, 3 से शुरू हुआ, 3 4 5 6 9, फिर 10 10 से 3, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ना कई वेरिएशंस, कॉन्सेप्ट वही है। फिर स्टैकिंग इन मिडल, जैसे 3 बार हो गया, वो देख। अब ये हुआ कि सिर्फ जिसको कहते हैं विषम संख्या, यानी 1 3 5 7 9 11, फिर 9 8 7 9 7 6 9 7 5 3। सो 1 3 5। हे माधव कृष्ण मुरारी जग में एक रंदन, प्रभु है तुमको वंदन, कृपा करो हे देव की नंदन। ये कृपा करो हे देव की नंदन में 11 वर्ण है। निष्ठुर तेरी है माया, मैं शरण में आया, पीड़ा में हम प्रणाम हो। तो ये इसमें ये हुआ बेसिकली। अब हमने सिर्फ विषम संख्या ली और ऑड नंबर्स, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं 1 3 5। और इसी तरह से वी कैन डू इवन नंबर। राधे प्रीतम पीड़ा में हम, हे वसुदेव नंदन, कृपा करो देव के नंदन, दुर्बल तेरी है माया, मेरी है काया, व्यापी तेरी माया, भगवान नमी। तो 2 4 6 8 10, 8 6 4 2। देखिए ना आप कितने सारे वेरिएशंस कर सकते हैं, पर वो स्ट्रक्चर वही रहेगा, इवेंचुअली स्ट्रक्चर इस तरह। अब इसके बाद में थोड़ा मैथमेटिक्स थोड़ा सा क्लिष्ट हो गया। ये हुए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये गुणोत्तर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। ये 1 2 4 8 16 32, अगर हिम्मत हो तो फिर कम करते जाइए, तो उस तरीके की कविता बनेगी। ये ज्योमेट्रिक से में डबल 1 2 4 8, फिर 8 4 2 1, या ट्रिपल, फिर तब आगे फिर बहुत मुश्किल होता चलाएगा। 1 3 9 9 3 1। फिर ये इसके बाद में सारे कंप्लीटली प्योर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि जो प्राइम नंबर्स की, वो ऐसी संख्याएं जो प्राइम हो, 2 3 5 7 11 7 5 3। ये सब जो मैथमेटिशियन को ज्यादा पसंद है,
तो इस बारे में मैं आगे ज्यादा नहीं, फिबोनाची सीक्वेंस और सही और भी कॉन्सेप्ट है मैं पर वहाँ से नहीं जा रहा। तो इसके कई आगे के वेरिएशन है पर उनको अभी नहीं पढ़ते, पर मेनली आप जिनको मैथमेटिक्स में विशेष रुचि है वो मुझे देखें, मैं उनको उनसे अलग से बात पर एक मोटा बहुत अच्छा प्रयोग किया है आपने मैथमेटिक्स का। तो थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई बाप ने इतना पैसा खर्चा किया, उसको प्रयोग तो करें। नहीं, अब वो सारा आपने दिखा दिया, इसमें तो दिखा दिया। सदुपयोग है, काव्य में भी मैथमेटिक्स को डाल दिया है, उसे पिरो दिया उसको मैथमेटिक्स को। बहुत आश्चर्य हो रहा है, बहुत ही आश्चर्य हो रहा है। बिना गणित के कोई काम नहीं होता दुनिया में। तो बच्चे को पैदा होते ही उसका वजन कितना है, नर्साई कहती है इसका वजन ये है, वहीं से नंबर शुरू हो जाता है। बच्चे का आपने चेहरा नहीं देखा है, बच्चे का वजन 7 पाउंड है या 3 किलो है या जो है, राइट। और तो कविता का सौंदर्य गणित है, सारा छंद और अलंकार, मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स हुई है। बिल्कुल। तो चलिए हमारा समय होना आ गया। अब आगे का प्लान के बारे में आप जरा मुझे सलाह दें। एक मेरे जो आइडियाज हैं और मैंने अपनी समिति के मित्रों से चर्चा भी की, एक की इससे चर्चा नहीं की, पर आज सुबह मैंने सोचा था, एक सोच रहा था कि हम हर महीने इस विधा पर एक मीटिंग रखते हैं हर महीने संडे को, वंस इन अ मंथ, जस्ट जनरल चर्चा कर ले, कोई प्रेजेंट करना चाहे प्रेजेंट कर रहे हैं या और कुछ नए आइडियाज हो, मे बी लास्ट संडे ऑफ एवरी मंथ, एक फिक्स करते थे कि लास्ट संडे ऑफ एवरी मंथ। तो कैसा लग रहा है आपको? आवाज ज्यादा आ रही है, शोर की। चलो अभी फिलहाल जो हम लोगों ने समिति में बात की थी, तो उसमें से मैं 3 इवेंट की बात की थी। एक है कि वो मैंने आरंभ में भी की थी, जन्माष्टमी 19 अगस्त को है, तो 20 अगस्त शनिवार है, तो उस दिन हम इस भगवान कृष्ण पर इस विधा पर उसके में घोषणा फिर में वही स्टैंडर्ड गूगल फॉर्म करेंगे, डेटा ठिकाने रहे, और फिर थोड़ा रिव्यू वगैरह का सिस्टम रखेंगे ताकि कविता लिखें और उसका पाठ कर सकें। तो एक है 20 अगस्त को ऑलमोस्ट 2 महीने कविताएं लिखनी हुई, तो भगवान कृष्ण पर उनके समय पर, कृष्ण लीला पर आप इस विधा पर सुंदर सुंदर कविता लिखिए, और 20 अगस्त को रखते हैं, और वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट टाइम रहेगा। और दूसरी बात हुई थी समिति में कि बाद में सितंबर में हिंदी दिवस है, जो 14 सितंबर होता है हिंदी दिवस, तो हम लोगों ने 25 सितंबर सोचा था, हिंदी पखवाड़ा माना जाता है, तो 25 सितंबर को फिर इस विधा पर गोष्ठी रखते हैं। उसमें किसी भी विषय पर कविता पढ़ी जा सकती है, कोई राम या कृष्ण या पितृ दिवस या कुछ भी, बस ओम विधा पर काव्य पाठ हिंदी दिवस पर, क्योंकि तो हिंदी दिवस है तो उस दिन ये काम किया जाए। और आगे देखें जैसे राम जी की मर्जी जैसे क्या दिशा लेता है। अब मैं होता हूँ चुप, और आप कोई विचार हो, सुझाव हो, टीका हो, टिप्पणी हो, जो भी आप बताएं उसके बाद। जी फिर आप बोले ना अंतिम रविवार को, तो कल है मीटिंग? कल नहीं, कल तो बहुत जल्दी है, उसको अगस्त से जुलाई से शुरू करेंगे ना। ओम भाई बस एक सुझाव था छोटा सा। हाँ कही दीजिए। मैं सोच रही थी कि आप जैसे हरिद्वार को गोष्ठी रखते हैं, तो उसमें पहले से बता दें कि हम लोग जैसे 3, 9, 18 इस तरह के मीट्रिक में कुछ लिखें, और मतलब इस तरह से कोई एक वो रहेगा तो लोग ज्यादा जोश से करेंगे, बजाय उसको फ्री ओपन रखने के ना। अगर उसमें एक क्लास की तरह स्ट्रक्चर रहेगा तो मेरे ख्याल से रिजल्ट बेटर आएंगे। सही बात, तो मिलकर इस बारे में विचार। जल्दी नहीं, बिल्कुल सही कह रही है। हाँ ठीक है। और कोई किसी का कोई विचार और सुझाव? जिस तरह से भाई साहब आप चाहें ना वो बता दें, तो उसी विधा में लिखें। हाँ बिल्कुल।
और कोई ओपिनियन आज के इस कार्यक्रम पे आपकी कोई टीका टिप्पणी, कोई सुझाव? सर ओम सर हाँ जी। नमस्कार, मैं पूनम मिश्रा बोल रही हूँ। हाँ, सर मुझे पूछना था कि अगली जो इन्हें आप ये जो आज की जो विधा पिता पे थी, ये शीर्षक पिता पे जो ओम विधा थी, अब अगला इन्हें आपने हिंदी दिवस पे रखा है क्या? अगला होगा कृष्ण लीला पर 20 अगस्त को, पर वो सारी इंफॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप से मिल ही जाएगी। अच्छा, हाँ, है ना? कृष्ण लीला पर है। अच्छा, तो यहाँ पे सब लोग जो उपस्थित हैं तो अनाउंस इट, बट होता है एज यूजुअल जो अपना सिस्टम है व्हाट्सएप ग्रुप का बना हुआ, इसका भी कोई गूगल फॉर्म और में कुछ बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर वही हिसाब किताब रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर। आप सबको मेरा फिर से प्रणाम। आप सब पधारे। जय श्री राम। और